एक स्प्लिट एसी है एलजी का, जिसका कंप्रेसर हमारा टर्मिनल से डैमेज हो गया है और इसका मैं नया कंप्रेसर लगाने जा रहा हूँ। हमारे पास रोटरी कंप्रेसर है। तो अभी लगाने से पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। कंप्रेसर का जो टर्मिनल है ना, वो डैमेज हुआ। तो टर्मिनल कई रीजन से डैमेज होता है। पहला, या तो कैपेसिटर ख़राब हो, वीक हो, या लूज कनेक्शन हो कंप्रेसर के पास, वो उसके वजह से, या हमारा कंडेंसर कॉयल है उसमें तेल चढ़ा हो। जैसे रनिंग टाइम में क्या होता है कि कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड पड़ता है और ज़्यादा हीट होता है, बार बार हीट होता है, जिसकी वजह से टर्मिनल हमारा डैमेज होता है। हो सकता है इसमें गैस कम हो और जहाँ आधे घंटा चलने के बजाय ये मशीन 1.5 घंटा 2 घंटा चलता होगा कंटिन्यू। ये बार बार प्रोसेस होते होते क्या होता है, कंप्रेसर ओवर हीट होता है और टर्मिनल हमारा धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। हालांकि टर्मिनल ब्लास्ट नहीं हुआ, टर्मिनल का जो पॉइंट है वो डैमेज हुआ। ठीक है, तो आइए हम इसमें देखते हैं कि किन किन बातों का ध्यान में रखते हुए हम कंप्रेसर को लगाएंगे। ठीक है, और कंप्रेसर को लगाने से पहले हम क्या करेंगे, यानी कॉइल को फ्लश करना होगा तो फ्लश करेंगे या नहीं करेंगे। टर्मिनल डैमेज है तो वो किस वजह से डैमेज होगा, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारे हिसाब से कि उसके हिसाब से देखते हुए हम इसको कंप्रेसर को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल में थोड़ा पहले बता देते हैं, उसके बाद हम क्या क्या करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को शूट। ये हमारा स्प्लिट एसी है और इसमें हम लगाने जा रहे हैं रोटरी कंप्रेसर। जो रोटरी कंप्रेसर हमारा ये है, मेड इन चाइना का है। इसका LRA देख सकते हैं, 22 नंबर गैस है इसमें और इसका LRA 55 है। यहाँ पे LRA ऑलरेडी मेंशन किया हुआ 55। ठीक है, 220 वोल्टेज है, 3 सिंगल फेज का है। लेकिन ये जो हमारा कंप्रेसर है जो LG के अंदर लगा हुआ, ये LRA 52 का है। ठीक है, बट ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। LRA सिर्फ तीन नंबर का हमारा डिफरेंट है हमारा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसमें जो टर्मिनल डैमेज हुआ है तो किस वजह से डैमेज हुआ होगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कंप्रेसर लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखेंगे। ये टर्मिनल हमारा डैमेज हो चुका है, यानी इसका 3 वायर जल गया है ऊपर से। गैस नहीं निकला है, गैस इसके अंदर है। फिर भी हम गेज लगा के देखेंगे स्टैंडिंग प्रेशर कितना है, तो इससे क्लियर होगा कि हमारा गैस कम नहीं है, लीकेज नहीं है, जिसके वजह से कंप्रेसर जला। एक हमारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा, रनिंग कैपेसिटर बॉडी से ठीक दिख रहा है, देख सकते हैं। इसमें लगा हुआ 35.6 के आसपास लगा हुआ, 35.6 का इसकी कैपेसिटी है, वो लगा हुआ। तो इसकी बॉडी ठीक ठाक है, बट मेरे ख्याल से ज़्यादा डैमेज नहीं, वीक नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा, हमारा ये जो है कंडेंसर कॉयल है, इसके अंदर तेल चढ़ा है नहीं चढ़ा, ये तो बाहर से नहीं पता चलेगा जब तक इसको नाइट्रोजन थोड़ा सा फ्लश ना करें। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा कंफ्यूजन है ऑयल का कि कंडेंसर में चढ़ा होगा, उसको मैं थोड़ा सा फ्लश कर दूंगा। ठीक है, तो गैस कम होगा, वो चीज़ हम गेज लगा के चेक कर लेंगे। स्टैंडिंग प्रेशर, कैपेसिटर हमारा ठीक है और जो लिक्विड हमारा कंडेंसर लाइन में गया होगा उसको हम फ्लश करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी उसको वो कन्फ्यूजन हम दूर कर लेंगे। चौथा हमारा कन्फ्यूजन क्या है, यहाँ कंप्रेसर के पीछे हमारा कैपिलरी लगा हुआ है। ठीक है, हालांकि ये हीट एंड कूल का स्प्लिट ऐसी है, हीट एंड कूल का लगा हुआ। तो इसके पीछे एक कैपिलरी लगा हुआ है, उस कैपिलरी का मतलब ब्लॉक तो नहीं है ना। यहाँ पे कैपिलरी लगा हुआ है, इसके पीछे वो कैपिलरी ब्लॉक तो नहीं है। अगर वहाँ पर चेक वाल लगा है तो उसको भी हम चेक करेंगे कि वो चेक वाल कहीं प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और हमारा पांचवा है ये रिवर्सिंग वाल। रिवर्सिंग वाल, जब जैसे हम नाइट्रोजन का प्रेशर डालेंगे तो डिस्चार्ज से जाएगा, सक्शन से आएगा कूलिंग मोड में, मतलब बंद पीरियड में। ठीक है, तो इससे हम क्या नाम है, रिवर्सिंग वाल को भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 4 5 और जो रीजन है जिसके वजह से कंप्रेसर खराब हो जाता है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे काम करें। एक चीज़ और होता है, जैसे क्या है कि हमारा आउटडोर पे कंप्रेसर चल तो रहा होता है, लेकिन हमारा रनिंग रनिंग कैपेसिटर खराब होने की वजह से पंखा हमारा खराब हो जाता है, या पंखा नहीं चलता है, या बेरिंग जाम हो जाता है। तो ये अगर जाम होगा, खराब होगा, तब भी हमारा कंप्रेसर जलने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सेफ्टी स्विच नहीं लगा होता है स्प्लिट एसी का आउटर पे। ये इसमें कि अगर फैन नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, वो ओवर हीटिंग होकर ही बंद होगा, या अगर नीचे कूलिंग प्रोसेस अगर ठीक ठाक नहीं है तब भी हमको कंप्लेन मिलता है। ठीक है, तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अभी मैं क्या करूँगा, चलूँगा पहले गैस चेक करूँगा, गैस है कि नहीं। गैस है तो गैस को रिलीज कर दूँगा और कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट करूँगा मैं। अभी देखिए मैं कंप्रेसर का सॉरी एसी का जो कवर है बैक साइड का पूरा मैं निकाल दिया हूँ। और एक चीज़ इसमें डिटेल थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे कि जब कंप्रेसर जलता है तो उसका मुख्य रीज़न क्या होता है गर्मी में। जैसे कि इसका टर्मिनल देख सकते हो, टर्मिनल डैमेज होगा। ये जो टर्मिनल है डेड हो गया, मतलब इसकी कंटिन्यू अंदर से डैमेज भी है और ये ख़राब भी है ऊपर से।
कभी क्या क्या होता है कि यहाँ से टर्मिनल का थिम्बल जल जाता है, पिन जल जाता है, लेकिन हमारा टर्मिनल, हमारा कंटिन्यूटी सब कुछ ठीक होता है, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी। तो वहाँ पे हम जुगाड़ू काम करके कंप्रेसर को चला जाते हैं यहाँ पे तार लगा के, ठीक है। लेकिन ये अंदर से डैमेज भी है, ऊपर से भी डैमेज है। डैमेज होने का एक मुख्य रीजन क्या है, इसके पीछे देखेंगे ये कैपिलरी लगी हुई है। तो इसको मैं ऐसा थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँगा यहाँ से। ये जो कैपिलरी लगी है, ये सिंगल लाइन का कैपिलरी है, मतलब एक ही कैपिलरी लगी हुई है, ठीक है। इसमें इसका इसका काम क्या है, देखिए, जब हमारा कंप्रेसर से जब गैस निकलेगा डिस्चार्ज लाइन से, इस लाइन से निकलेगा, तो ये सीधे कहाँ जाता है, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर से इस लाइन में जाएगा, इस लाइन से जाएगा हमारा, देखिए इस लाइन से हमारा गैस इन होगा। और जब गैस आउट होगा तो नीचे से जो हमारा एक कैपिलरी दी हुई है, देख सकते हैं नीचे हमारा एक फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर से हमारा फिल्टर नहीं है, वो वी शेप है, ठीक है। वहाँ से हमारा गैस आउट होगा, इस कैपिलरी में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर गैस डालते समय या काम करते समय अगर पाइप लाइन के अंदर या कंडेंसर लाइन के अंदर अगर कोई कॉपर का छोटा छोटा टुकड़ा या कार्बन पार्टिकल अंदर अंदर चला जाता है, तो ये सिंगल कैपिलरी को, जो सिंगल लाइन का जो कैपिलरी होता है, ये इसको बहुत जल्दी ब्लॉक कर देता है। चलिए 100% नहीं ब्लॉक करेगा, लेकिन 60% 70% ब्लॉक कर देता है। गैस तो सर्कुलेट होता है, बट 70% ब्लॉक करने के बावजूद भी गैस सर्कुलेट होता है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि कंप्रेसर पे लोड पड़ता है। कंप्रेसर साउंड बताता है, मतलब साउंड में आ जाता है, और चलता तो है लेकिन कंप्रेसर बहुत जल्दी ओवर हीट होता है, ठीक है। तो इसका जो एक मुख्य रीजन है, कैपिलरी का 60% या 50% ब्लॉक हो जाना। गैस का सर्कुलेशन होता है, बट कार्बन आके उसके मुंह पे फंस जाता है, जिसके वजह से गैस का सर्कुलेशन 50% रुक जाता है। जिसके बाद क्या होता है, कंप्रेसर पर लोड पड़ता है, कैपेसिटर बहुत जल्दी वीक भी होता है, ख़राब भी होता है, लीक भी होता है, और टर्मिनल खास करके जल्दी जलता है। तो मैं इस कैपिलरी को ध्यान में रखते हुए मैं करने क्या जा रहा हूँ, हालांकि देखिए मैं स्टैंडिंग पोजीशन में गेज लगाया हूँ, ये 120 से ऊपर आने करीबन 150 के आसपास चला गया गैस बंद पीरियड में, ठीक है। यानी इसमें ऐसा है कि गेज बता रहा है कि गैस है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गैस 50% निकल भी जाता है ना, तो बंद पीरियड में तब भी आपको 120 130 के आसपास से 50 के आसपास बताने लगता है स्टैंडिंग प्रेशर, ठीक है। तो मैं ये गैस निकालूंगा तो हमको पता चल जाएगा गैस कितना निकल रहा है, क्लियर हो जाएगा कि गैस फुल था या कम था, ठीक है। लेकिन जो कंप्रेसर का टर्मिनल जलने का जो मुख्य रीज़न है, मैं इस कैपिलरी का 50% ब्लॉकिंग को मान के ही चल रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, गैस को पूरा बाहर निकाल दूंगा। आपके पास गैस स्टोर करने का कोई सुविधा तो आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं गैस बाहर निकाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो गैस को फिर मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा सक्शन लाइन से, ठीक है। गैस जैसे बाहर निकालूंगा, कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन है इसको डिस्कनेक्ट करूँगा, सक्शन लाइन है इसको डिस्कनेक्ट करूँगा, बेस जो है हमारा यहाँ से खोल के इस कंप्रेसर को बाहर कर लूँगा, ठीक है। कंप्रेसर को बाहर करने के बाद मैं क्या करूँगा, फ्लश करने के लिए हम नॉर्मल, हम बिल्कुल सिंपल वे को हम मतलब ट्राई करेंगे कि सिंपल वे में कैसे इसको फ्लश करेंगे। देखिए, जब हम डिस्चार्ज और सक्शन को निकाल देंगे तो इसमें होगा क्या, कंप्रेसर जब बाहर हो जाएगा तो जब डिस्चार्ज हमारा कंडेंसर लाइन में जाता है तो वो ब्लॉकिंग इशू हमारा कैपिलरी के पास करता है, यानी कैपिलरी के इनलेट में, ठीक है, इनलेट पॉइंट पे, यानी ये जो हमारा डिस्चार्ज से निकल रहा है तो इस पॉइंट पे हमारा ब्लॉकिंग का इशू होगा। तो ये कैसे निकलेगा, जब हम इधर से गैस डालेंगे तो ये जाके बाहर निकलेगा, फिर वो कचरा जो है कंडेंसर कॉइल में जाएगा, कंडेंसर कॉइल से फिर हमारा ये डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकलेगा। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, देखिए हमारा ये सक्शन लाइन पे जब डिस्कनेक्ट होगा तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से फिर इसके अंदर आएगा, फिर यहाँ से हमारा ये इस वाल में चला जाता है, इस वाल में चला जाता है। मैं क्या करूँगा, डेड कैप को खोल के एलन की वाल से इसको वाल को बंद कर दूंगा, मतलब टाइट कर दूंगा अंदर से एलन की वाल। तो जब नाइट्रोजन डालूंगा तो सीधे बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा, इंडोर में, इंडोर से रिवर्स होकर हमारा डिस्चार्ज लाइन से आएगा, डिस्चार्ज लाइन से फिर हमारा ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी की इन पीछे वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इधर से इन होगा। तो इधर से जब प्रेशर इन होगा तो जो यहाँ पे कचरा फंसा रहेगा वो चला जाएगा कहाँ पे, कंडेंसर में, और कंडेंसर से फिर हमारा यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो मैं इस प्रोसेस को मैं अपनाने जा रहा हूँ नाइट्रोजन को फ्लश करने के लिए। हालांकि कोई बड़ा मैं चेक वाल या बड़ा फ्लशिंग के लिए कोई वाल नहीं निकालने जा रहा हूँ, नॉर्मली हाथ से मैं फ्लश करूँगा नाइट्रोजन डाल के, ठीक है। तो अभी गैस बाहर निकालते हैं, फिर यहाँ से वाल बंद करेंगे, यहाँ से नाइट्रोजन डालेंगे और बार बार यहाँ से हम फ्लश करेंगे। तो चलिए पहले अभी कंप्रेसर और गैस निकाल लेते हैं। अभी जो गैस इसके बंद पीरियड में है 120 से ऊपर ही है, काटा जाएगा ऊपर, तो मैं इस गैस को निकाल दूंगा। मेरे ख्याल से गैस का प्रेशर अगर ज़्यादा देर तक निकलेगा तो मैं समझ जाऊँगा गैस का इशू नहीं है, ब्लॉकिंग का इशू है। तो अभी हम इसको निकलने देते हैं।
चलिए अभी गैस निकलने देते हैं, तब तक हम कंप्रेसर को खोलते हैं। अभी जब तक हमारा गैस निकलेगा तब तक हम कंप्रेसर का बेस खोल लेंगे। 3 बेस है इसमें। हालांकि जो नया वाला कंप्रेसर है वो मेड इन चाइना का है, लेकिन हाइट में इससे बड़ा है, तो हो सकता है इसका थोड़ा फिटिंग करना पड़ेगा अलग मेरे को, बट मैं देखता हूँ। ठीक है, तो इसका तीनों बेस खोल लेंगे। तीनों बेस खोलने के बाद हम गैस डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन को निकालेंगे, तब तक हमारा गैस पूरा बाहर निकल जाएगा। अभी देखिए साथियों, कंप्रेसर पूरे सिस्टम का गैस निकाल दिया हूँ, लेकिन गेज इसी में है। गेज में इसी में लगा रहने दे रहा हूँ ताकि जो वेस्ट एयर वो रिलीज होता रहे। ठीक है, वाल्व खुला हुआ, कंप्रेसर का बेस निकाल दिया हूँ, हमारा डिस्चार्ज और सक्शन निकालना बाकी है। तो अभी हम डिस्चार्ज को और सक्शन को निकालेंगे, लेकिन डिस्चार्ज निकालने से पहले देख लिए यहाँ पे एक रबड़ लगा हुआ है क्लिप के साथ, जो वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। इसको भी मैं निकाल दूंगा, हालांकि ये टूट गया है, ताकि वो मेल्ट ना हो। ठीक है, डिस्चार्ज या सक्शन इन दोनों में से कोई भी हम निकाल सकते हैं पहले। ठीक है, कोई ये नहीं है कि पहले सक्शन निकालें या डिस्चार्ज निकालें। ठीक है, तो डिस्चार्ज या सक्शन में से कोई भी निकालने से पहले जो कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज पाइप है, मैं इसको हीट करूँगा, तो पाइप अपने आप ही हीट हो जाएगा और धीरे से इसको ऊपर हम खींच देंगे। चलिए अभी हमारा डिस्चार्ज निकल गया। ठीक है, ऐसे ही सक्शन भी निकालना है, तो हम सक्शन जो कंप्रेसर का सक्शन लाइन है उसको हीट करेंगे, पाइप को नहीं। पाइप को हीट करने से क्या होता है, पाइप तो हीट हो जाता है, लेकिन जो जो सक्शन है, सक्शन लाइन का जो हमारा पाइप है वो बहुत कम हीट होता है, जिसकी वजह से पाइप थोड़ा सा अंदर ही फंसा रहता है। ठीक है, तो हम नीचे के हिस्सा को हीट करेंगे और धीरे से ऊपर खींच देंगे। चलिए हमारा सक्शन और डिस्चार्ज दोनों निकल गया। ठीक है, डिस्चार्ज को और सक्शन को निकालने के बाद कंप्रेसर को हम यहाँ से हटा देंगे। कंप्रेसर को हम यहाँ से टांग के नीचे कर देंगे थोड़ा सा, और फिर यहाँ से हम बाहर कर लेंगे। चलिए हमारा कंप्रेसर बाहर हो गया। अभी देखिए कंप्रेसर को मैं निकाल दिया हूँ, और ये हमारा पुराना कंप्रेसर है, देख सकते हैं, और ये नया वाला कंप्रेसर है, जो दोनों रोटरी है बट थोड़ा सा साइज में डिफरेंट है। अब हमारा काम क्या है, देखिए यहाँ पे ठीक से एक बार थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर एक कंप्रेसर लगा था, कंप्रेसर का गैस सीधे जाता है कंडेंसर में। क्लियर, कंडेंसर का गैस देखिए इस कंडेंसर में 2 लाइन से जाता है, एक इस लाइन से जाता है और एक इस लाइन से, क्योंकि यहाँ पे वी शेप में जुड़ा हुआ है, तो ऊपर से और बीच में से इस कंडेंसर में गैस जाता है। और आउट कहाँ से होता है, देखिए यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे आउट होता है इस लाइन से, इस लाइन से ऊपर आएगा, नीचे भी 2, एक यहाँ से आएगा और एक नीचे से 2 लाइन दिया हुआ है, वी शेप में जुड़ा हुआ है। और ये मेरे ख्याल से 3/8 से थोड़ा सा छोटा पाइप है, उस पाइप से हमारा स्केपलरी में इन होता है। लेकिन इन होता है तो क्या होता है, अधिकतर जो डस्ट पार्टिकल होता है ना, स्केपलरी से पहले ही आके रुक जाता है यहाँ पे, स्केपलरी से पहले ही आकर रुक जाता है। क्यों, तो डस्ट पार्टिकल कैपलरी के अंदर सर्कुलेट नहीं हो पाता, अंदर इन नहीं हो पाता इजिली, और बाहर नहीं निकल पाता, तो वो यहाँ आकर रुक जाता है, धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ से इधर और पूरे कंडेंसर में प्रेशर क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जो कंप्रेसर को हीट करने में, कंप्रेसर का टर्मिनल डैमेज करने में, कंप्रेसर को ख़राब करने में, या कंप्रेसर का पंपिंग लेस करने में एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे जो हमारा डस्ट पार्टिकल है, मेरे हिसाब से इसको रिलीज़ करने के लिए इधर से गैस डालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। जब इधर से गैस डालेंगे तो कैसे डालेंगे, इस वाल्व को जब बंद कर देंगे और इधर से जब हम नाइट्रोजन का प्रेशर डालेंगे तो सीधे अंदर जाएगा, यानी मतलब इंडोर में जाएगा, इधर नहीं जाएगा सक्शन में। ठीक है, क्लियर। इंडोर से फिर आएगा तो डिस्चार्ज लाइन में, डिस्चार्ज से फिर हमारा आएगा स्केपलरी में, और यहाँ से जब प्रेशर फुली, जब प्रेशर से जब यहाँ पे आएगा, यहाँ से जब रिलीज होगा प्रेशर, तो यहाँ का जो डस्ट पार्टिकल है वो सीधे चला जाएगा कहाँ पे, इस लाइन में, और एक ऊपर लाइन है। ठीक है, और यहाँ से जब आएगा तो कहाँ चला जाएगा, सीधे हमारा इसमें इन होगा, और यहाँ से इन होगा तो कहाँ जाएगा, सीधा हमारा डिस्चार्ज लाइन से सीधे यहाँ से आके फिर यहाँ पे ये हमारा
कंप्रेसर का डिस्चार्ज वाला पॉइंट से रिलीज हो जाएगा। तो मैं इसी प्रोसेस को जा रहा हूँ फ्लश प्रोसेस से फ्लश करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई वाल नहीं लगाने जा रहा हूँ। चलिए तो फिर हम नाइट्रोजन को डालते हैं और फिर यहाँ से स्टेप बाय स्टेप फ्लश करते हैं। अभी देखिए मैं सक्शन लाइन का जो हमारा डेड कैप है इसको मैं खोल के इसमें एलंकी के सहारे, इसमें एलंकी होता है, तो मेरे ख्याल से 4 नंबर का एलंकी इसमें लगेगा, ठीक है। 4 नंबर के एलंकी से मैं इसको क्लोज कर दूंगा। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये अंदर का एलंकी जो है अंदर चला जाएगा, जो चाबी अंदर चला जाएगा और लाइन को बंद कर देगा। तो लाइन को बंद करेगा तो गैस का सर्कुलेशन कैसा होगा मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा। चलिए इसको मैं फुली बंद कर दिया, ठीक है। तो बंद हो गया तो ये वाल अंदर चला गया। इसका मतलब क्या है कि इधर का गैस इधर नहीं जाएगा और इधर का गैस इधर नहीं जाएगा, लेकिन इधर का गैस सीधे जाएगा और इधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यानी जब हम यहाँ से कोई भी प्रेशर डालेंगे तो सीधे हमारा सक्शन पाइप में जाएगा, वो सीधे इंडोर, इंडोर से फिर हमारे डिस्चार्ज लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम नाइट्रोजन को थोड़ा सा खोलते हैं, हल्का सा खोल कर चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं नाइट्रोजन का प्रेशर किस तरीके से डाल रहा हूँ। ये हमारा नाइट्रोजन है। अगर आपके पास नाइट्रोजन गेज है तो उसको यूज करते हैं तो आपके लिए सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है, बट मेरे पास नहीं है तो मैं चार्जिंग लाइन से मैं इसको निकाल लेता हूँ और कॉन्फिडेंस के हिसाब से, अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसमें ये नाइट्रोजन जब यहाँ से खोलेंगे तो सीधे जाएगा येलो लाइन में, गेज का जो हमारा येलो लाइन है, ठीक है। और आपको पता ही है कि हमें हमेशा येलो लाइन से नाइट्रोजन डालते हैं या गैस डालते हैं। तो येलो से जब गैस जाएगा तो मैं डिस्चार्ज लाइन से डाल रहा हूँ, सक्शन लाइन से नहीं, क्योंकि मैं सक्शन साइड से नहीं, डिस्चार्ज साइड से डाल रहा हूँ। इसलिए कि नाइट्रोजन का प्रेशर ज़्यादा होता है तो मैं रीड कर सकता हूँ कितना प्रेशर तक अंदर जा रहा है, हाथों से मैं कितना होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं हाई साइड से डाल रहा हूँ और हाई साइड का जो रेड वाला हमारा पाइपलाइन है वो सक्शन में इन हुआ है, ठीक है। हालांकि इसमें चार्जिंग पिन लगाने के लिए सिर्फ सक्शन में ही ऑप्शन है, डिस्चार्ज में नहीं है। कई मशीनों में डिस्चार्ज में भी होता है। जब मैं इधर से नाइट्रोजन डालूंगा तो सीधे इंडोर में जाएगा, इधर से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं नाइट्रोजन डाल के और ये डिस्चार्ज लाइन से फ्लश करूँगा। यहाँ पे जो हमारा सेक्शन में कंप्रेसर में जो डिस्चार्ज लाइन लगा होता है उस लाइन से हम फ्लश करेंगे, क्योंकि गैस उधर से ही रिलीज होगा। जब उधर से रिलीज होगा तो क्या होगा कि कंडेंसर के अंदर जो हमारा तेल है, डस्ट पार्टिकल है या कार्बन सॉरी कॉपर का जो छोटा छोटा टुकड़ा कभी अंदर पाइप में रह जाता है, वो चला जाता है सर्कुलेशन में गैस के साथ, वो यहाँ से रिलीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको रिलीज करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको नाइट्रोजन ला के थोड़ा थोड़ा फ्लश। अभी देखिए मैं सक्शन वाला साइड से बंद करके डिस्चार्ज से मैं रिलीज कर रहा हूँ। अभी जो यहाँ से हमने फ्लश किया, हल्का फुल्का तेल है बट ज़्यादा तेल नहीं है। तो इस चीज़ को मैं क्लियर हूँ कि इस मशीन के अंदर तेल ज़्यादा नहीं चढ़ा हुआ, बट कार्बन पार्टिकल निकला होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डस्ट था तो वो प्रेशर से रिलीज हो रहा था, ठीक है। तो मैं इन दो चीज़ से मैं श्योर हूँ कि तेल नहीं चढ़ा है और कार्बन पार्टिकल इस कैपिलरी में जाकर रुका नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, जो यहाँ से एलंकी वाल से मैं सक्शन लाइन में बंद किया था, तो मैं इसको फिर से एंटी क्लॉक घुमा के इस वाल को खोल दूंगा। इस वाल को खोलने का मतलब क्या है कि हमारा सक्शन और डिस्चार्ज दोनों वाल खुल गया है अब, ठीक है। चलिए मैं दोनों वाल को खोल दिया।
अब जा रहे हैं कंप्रेसर को इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए हम कंप्रेसर को नया लगाते हैं इसमें। ये हमारा यहाँ पे दोनों कंप्रेसर है। ये पुराना कंप्रेसर जिसको मैं निकाला हूँ, ये नया कंप्रेसर है जिसको मैं लगाने जा रहा हूँ। पुराना कंप्रेसर का मॉडल नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है QZ278KCF। LRI 52 है, 210 सॉरी 208 और 230 वोल्टेज है, सिंगल फेज 60 हर्ट है, ठीक है। R22 इसमें गैस है यहाँ पे। और इसकी मॉडल नंबर देख सकते हैं UR8D200IHEEH। चाइना का है, मेड इन चाइना का है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ मेड इन चाइना, देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ मेड इन चाइना। 22 नंबर का गैस है इसमें, सिंगल फेज है, 230 वोल्टेज इसका भी है, 60 हर्टेज है, ठीक है। तो मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज में इसका देख सकते हैं, इसका हाइट थोड़ा सा छोटा है, इसका बड़ा है, तो पाइप थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। और इसका जो थोड़ा सा मफलर है, थोड़ा सा इसका उस साइड में है और उसका इस साइड में है, ठीक है। तो थोड़ा सा फिटिंग करना पड़ेगा, बट मैं देखता हूँ कि क्या क्या हमको पाइप मॉडिफाई करना पड़ेगा। और नया कंप्रेसर का थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका थोड़ा सा पाइप थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट लुक में है। इसकी हाइट भी थोड़ी सी बड़ी है, बट किसी तरीके से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। चलिए, हमारा कंप्रेसर अब बैठ गया इसके अंदर, ठीक है। डिस्चार्ज तो बहुत इजीली फिट हो जाएगा, बट जो सक्शन है, सक्शन को हमको थोड़ा सा, सक्शन बाहर निकल रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे घुमाने का प्रयास करूँगा ताकि सक्शन इस कंडीशन में चला जाए। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा फिर से। चलिए, हम तो लगा दिए कंप्रेसर को। सक्शन को मॉडिफाई करना था, तो मैं सक्शन को ऐसे बेंड कर दूंगा, ऐसा साइड से। चलिए, इसको हम बेंड कर देंगे तो ये चला जाएगा उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम उसको उठा के डाल देंगे। डिस्चार्ज लाइन है, तो डिस्चार्ज लाइन को मैं इधर से लाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा तंग जगह में चला गया। चलिए, डिस्चार्ज को भी इस साइड में लेके आ गए, इसको भी हम बेंड कर सकते हैं। अब ये आसानी से इसमें लग जाएगा, तो हम ऐसे करेंगे, इसको यहाँ से बेंड कर देंगे, बस ये हमारा ऐसा बेंड हो जाएगा। तो यहाँ से डिस्चार्ज लग जाएगा, और सक्शन है तो सक्शन भी यहाँ से हम इसको बेंड करके ऐसे लगा देंगे। बट इतना ध्यान रहे कि जब हम कभी भी मॉडिफाई करते हैं पाइप को, तो बॉडी के अंदर टच ना करें, या दोनों पाइप आपस में टच ना करें, या ठीक है, जिसके वजह से जब रनिंग में आएगा मशीन हमारा, तो वाइब्रेशन की वजह से हमारा लीकेज ये ना हो। डिस्चार्ज लाइन या सक्शन लाइन को कनेक्ट करने से पहले जो इसका पाइप है, थोड़ा सा हम इसको साइन पेपर मार लेंगे, ताकि जो कार्बन है वो अंदर ना जाए, ठीक है, या बिना कार्बन से हमारा अच्छे से इसका ब्रीजिंग हो, ठीक है। और इतना ध्यान रखें कि जब साइन पेपर मारते हैं तो वो कचरा अंदर ना जाए। हालांकि इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो नीचे से कचरा ऊपर नहीं जाएगा, श्योर हूँ। जितना रफ एरिया है वो निकल जाएगा कार्बन का, ठीक है।
ये रबड़ बंद है, नहीं तो पता चला कि इसका कार्बन इसके अंदर घुस जाएगा। तो अभी मैं रबड़ निकालने से पहले इसको थोड़ा सा पेपर फाइल मार दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से सक्शन वाले लाइन को भी हम मार देंगे। चलिए, सक्शन और डिस्चार्ज दोनों लाइन को मैंने फाइल मार दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो रबड़ है इसका पैकिंग से उसको मैं निकाल दूंगा। तो बट मैं कोशिश करूँगा पहले सक्शन वाला निकालूँ, थोड़ा सा एयर आता है, फिर डिस्चार्ज को निकालूँ। चलिए, दोनों हमने रबड़ को निकाल दिया। अब डिस्चार्ज लाइन को मैं आसानी से इसके अंदर यहाँ पर छोड़ दूंगा। जैसे मेल्ट करूँगा तो अंदर घुस जाएगा, हल्का सा माल चढ़ा हुआ पाइप के ऊपर, तो ठीक है। और सक्शन लाइन है, तो सक्शन लाइन को भी मैं इसको सिर्फ दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा नीचे दाब दे रहा हूँ और इसको ऊपर रख दूंगा, ताकि ये हीट करूँगा तो आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। और बहुत आसान है, ये 3/8 का साइज़ है डिस्चार्ज, और सक्शन है इस हमारा हाफ का है, तो दोनों का साइज़ सेम मिल रहा है, तो आसानी से इसके अंदर इन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये इसको हीट करके इसको अंदर ब्रीजिंग करूँगा और सक्शन को ब्रीजिंग करूँगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी कोई भी ब्रीजिंग करते हैं तो हमारा ये जो वाल है, वाल पे हमारा वाल का या तो पिन खुला होना चाहिए या तो चार्जिंग लाइन लगाना चाहिए, ताकि जो वेस्ट है वो रिलीज होता रहे, ताकि ब्रीजिंग हमारा ठीक से हो। तो चलिए अभी हम ब्रीजिंग करते हैं। भी हम इतना ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे कोई प्लास्टिक या रबड़ वाला जो आइटम है वो ना हो, जिससे वो मेल्ट हो, ठीक है। और ब्रीजिंग करने के लिए मैं जो कंप्रेसर का ही हमारा जो लाइन है, डिस्चार्ज लाइन, उसको मैं हीट करूँगा, ठीक है। कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन को ही मैं हीट करूँगा, जिससे वो जल्दी हीट होने के बाद, जैसे वो हीट होगा हमारा डिस्चार्ज लाइन ऑटोमेटिक, ये जो ऊपर का पाइप है बहुत जल्दी हीट हो जाएगा। चलिए, पाइप इसके अंदर चला गया और मैं आसानी से धीरे धीरे माल इसके ऊपर चढ़ा दूंगा, ठीक है। चारों साइड से हम माल को अच्छे से चढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, हमारा डिस्चार्ज हो गया। अब सक्शन को हम हीट करेंगे। सक्शन को भी हीट करने के लिए हम सिर्फ सक्शन वाला लाइन को हीट करेंगे, जो कंप्रेसर से हमारा निकल रहा है। जैसे उसको हीट करेंगे, पाइप हमारा ऑटोमेटिक हीट हो जाएगा, हीटों के अंदर थोड़ा इन हो जाएगा, ठीक है। जब हीट होगा तो उसको ऊपर से थोड़ा सा हम ठोक देंगे, ताकि जो कॉपर हार्ड हो जाता है वो मेल्ट होकर अंदर चला जाए। मेल्ट होने के बाद पाइप को अंदर अंदर ले लो, ठीक है। चलिए, पाइप हमारा मेल्ट हो गया। चलिए, ये भी इन हो गया। चलिए, मैं श्योर हूँ कि पाइप अंदर चला गया। जब भी आप ब्रीजिंग करते हैं तो इतना श्योर रहे कि पाइप सक्शन लाइन के अंदर चला जाए। इसके बाद ब्रीजिंग करेंगे तो वो वाइब्रेशन की वजह से लीक होने के चांस ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से ब्रीजिंग कर देंगे, ठीक है। और ये लगभग चारों तरफ से हो गया हमारा। चलिए, अभी देखिए, कंप्रेसर का जो इंस्टॉलेशन है हमने कर दिया, ठीक है। कंप्रेसर हमारा इंस्टॉल हो गया और देख सकते हैं सक्शन और डिस्चार्ज को मैंने किस तरीके से ब्रीजिंग कर दिया और कितना बेहतरीन फिनिशिंग में हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मैं श्योर हूँ कि जो सक्शन और डिस्चार्ज का जो ब्रीजिंग है
वो 100% क्लियर है, चारों तरफ से मैंने घुमा के भी चेक कर लिया, ठीक है। तो वो ब्रीजिंग सही है। अब हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, देखिए कंप्रेसर इंस्टॉल होने के बाद हम गैस डालने का हमारा काम होता है, बट हम गैस डालेंगे कब, देखिए पहले तो कंप्रेसर का जो बेस स्क्रू इसको टाइट कर लेंगे। गैस डालने के लिए हमारे पास एक ही लाइन है, चार्जिंग लाइन है जो सेक्शन में दिया हुआ है। तो मैं मशीन को 20 से 25 मिनट के आसपास वैक्यूम में डालूंगा, ठीक है। और वैक्यूम में कब डालूंगा, पहले क्या करूंगा, इसमें नाइट्रोजन 200 के आसपास में होल्ड कर दूंगा। नाइट्रोजन 200 के आसपास में अभी डाल दे रहा हूँ वैक्यूम करने से पहले। यानी हम कंप्रेसर लगा लेते हैं तो नाइट्रोजन डालेंगे, वो इसलिए कि हम चेक करेंगे कहीं स्पिन वाल से, कहीं एलंकी वाला वाल से, या कहीं सक्शन या डिस्चार्ज नट से कहीं तो लीकेज तो नहीं है ना, या कहीं ऐसा तो नहीं है ना जो मैं ब्रीजिंग मारा हूँ वहाँ से कहीं लीकेज हो। लीक टेस्ट करने के बाद ही हम वैक्यूम में मशीन को डालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम नाइट्रोजन डाल देते हैं 200, उसके बाद हम लीक टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम वैक्यूम का प्रोसेस चालू करेंगे, ठीक है। अभी देखिए कंप्रेसर लगाने के बाद हमारा अगला स्टेप आता है लीक टेस्ट करने का, ठीक है। लीक टेस्ट करने के लिए हम नाइट्रोजन से टेस्ट करते हैं। कई बार टेक्नीशियन कंप्रेसर, दूसरे कंप्रेसर का जो गैस होता है प्रेशर डाल के उसको लीक टेस्ट करते हैं, बट मैं नाइट्रोजन डाल के प्रेशर टेस्ट करता हूँ, सॉरी लीकेज टेस्ट करता हूँ। नाइट्रोजन का ये सिलेंडर है, मैंने नाइट्रोजन डाल दिया है। और नाइट्रोजन जब देखेंगे तो इसमें कितना डाला हूँ देख सकते हैं यहाँ पर गैस के अंदर, करीबन 130 के आसपास हमने डाल दिया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखिए 130 के आसपास हमने नाइट्रोजन का प्रेशर डाल दिया। अब इसी प्रेशर पे मैं लीक टेस्ट करूँगा। लीक टेस्ट करने का हमारा कौन कौन सा पॉइंट है यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे। जो डिस्चार्ज लाइन है इसको, सक्शन लाइन है उसको, इन दोनों को चेक करेंगे। फिर हमारा ये वाल है, वाल को भी चेक करेंगे। वाल सब चेक करने के बाद ये जो चार्जिंग लाइन है रेड वाला, इसको निकाल के इस वाल पे भी चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये पिन भी ख़राब हो जाता है वर्किंग टाइम या नाइट्रोजन डालो तो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ही मैं मशीन को वैक्यूम में डालूंगा। तो चलिए अभी हम लीक टेस्ट करते हैं। हालांकि छोटा छोटा पाइप है, तो मैं अपने तरफ से श्योर हूँ कि लीकेज नहीं होगा, बट क्या है कि अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आदमी चेक करता है, ठीक है। तो हम लोग सारे जगह पे चेक करेंगे एलंकी वाला वाल पे। ऐसे थोड़ा सा पानी दो, गीला मार दो ऊपर पे, देखो। हाँ बस मैं यहाँ से केयरफुली मैं चेक करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारा जो चार्जिंग डिस्चार्ज लाइन है वो, या सक्शन लाइन है, ब्रीजिंग जो किया मैं उसमें से कहीं से तो लीकेज तो नहीं है ना। लीकेज उस पर मेरे ख्याल से नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ हमने ब्रीजिंग मारा है, ठीक है। और दूसरा हमारा आता है नीचे चार्जिंग वाला, सॉरी सक्शन वाला, डिस्चार्ज वाल। तो सक्शन और डिस्चार्ज वाल दोनों हमारा ड्राई था, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लीकेज के चांस नहीं है। और हालांकि सक्शन पे मैं वहाँ काम किया तो सक्शन भी मैं श्योर हूँ कि यहाँ से लीकेज नहीं है, नहीं तो बबल्स आ गए होते हैं। अभी मैं इस चार्जिंग वाला पिन को भी निकाल के टेस्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से हमारा भी लीक करता है, ठीक है। तो ये वाला पिन सही है, यहाँ से कोई लीकेज नहीं है, देख सकते हैं। अब इसके अंदर का जो नाइट्रोजन है यानी लीक टेस्ट कर लिया, मैं अपने तरफ से श्योर हूँ कि लीक नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि गैस को बाहर निकाल दूँगा, कौन सा गैस, जो नाइट्रोजन डाला था प्रेशर टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो फिर से हम रेड वाला ये जो चार्जिंग लाइन है लगाने से पहले थोड़ा सा यहाँ से हम पिन दबा देंगे, ताकि जो हमारा जो साबुन है वो, उसके वो जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाए। अभी देखिए गैस निकालने की जब बारी आती है तो हम गैस निकाल के तुरंत वैक्यूम में डालेंगे। तो वैक्यूम डालने का प्रोसेस क्या है, देखिए हालांकि इसमें एक ही चार्जिंग लाइन है, तो मैं सिर्फ सक्शन वाला यानी लो साइड का गेज लगाऊंगा, रेड वाला नहीं लगाऊंगा, हाई साइड का नहीं लगाऊंगा। यानी ब्लू का जो लाइन है हमारा वो चला जाएगा किसमें, चार्जिंग लाइन में, जहाँ से हम गैस चार्ज करते हैं सक्शन में, ठीक है। और अभी नाइट्रोजन है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से गैस को खोल दूंगा, तो नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है, जैसे नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा तो फिर मैं इसको मैं वैक्यूम मशीन में डाल दूंगा, यहाँ से टाइट कर दूंगा, ठीक है। वैक्यूम मशीन में टाइट करने के बाद मशीन को ऑन कर दूंगा, तो हमारा मशीन कम से कम 20 से 25 मिनट के आसपास हमारा
वैक्यूम में जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर हम गैस चार्ज करने का प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है। अभी नाइट्रोजन में निकाल दिया हूँ। नाइट्रोजन निकालने के बाद वैक्यूम को मैं लगा दिया हूँ। वैक्यूम किस तरीके से लगाते हैं इसको भी फिर से मैं बता देता हूँ। लो साइड हमारा चला गया सक्शन में, येलो वाला जो गैस चार्जिंग वाला लाइन चला गया हमारा वैक्यूम में, और रेड वाला लाइन को हम फुली क्लोज कर दिया सर। यानी रेड वाला लाइन का हमारा यूज नहीं है इसमें। येलो लाइन से हम मशीन में वैक्यूम मशीन में लगा दिया। वैक्यूम मशीन को मैं ऑन करूँगा तो ये कम से कम हमारा 20 से 25 मिनट के आसपास मैं इसको होल्ड रखूँगा वैक्यूम के लिए, ठीक है। और देख सकते हैं हम हमारा यहाँ पे जो मीटर है 0 शो कर रहा है, और जब जैसे वैक्यूम में जाएगा वो हमारा और नीचे आ जाएगा, यानी ग्रीन में चला जाएगा हमारा मीटर। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं। देखिए ग्रीन में चला गया हमारा। यहाँ से वाल्व खुला हुआ है, जब वैक्यूम करते हैं तो यहाँ से वाल्व खुला होता है। रेड यानी हाई साइड का कोई काम नहीं है, तो हमने यहाँ से वाल्व बंद कर दिया, वरना पता चला किधर से गैस खींचेगा और इधर फेंकेगा। तो ये वाल्व बंद कर दिया हूँ। इन तीनों वाल्व को चार्जिंग लाइन को फुली टाइट कर देते हैं। वहाँ पे जो हमारा चार्जिंग लाइन है उसको फुली टाइट कर देंगे, नहीं तो बाहर का एयर खींचेगा तो पता नहीं चलेगा कंप्लीट वैक्यूम हुआ या नहीं हुआ है। यहाँ पे भी जो लाइन है हमारा इसको फुल टाइट कर दिया। ये रेगुलेटर इसको खोल दिया। ये रेगुलेटर खोलेंगे तब भी इधर से गैस खींचेगा और उधर से बाहर से फेंकेगा। तो देख सकते हैं अभी वेपर में थोड़ा थोड़ा फेंक रहा है। तो अभी चलिए हम इसको 20 मिनट के बाद हम फिर से शूट करते हैं कि इसमें अब हम क्या करने वाले हैं। वैक्यूम के बाद हमारा क्या होगा, सिर्फ गैस चार्जिंग का होगा। लेकिन उससे पहले का प्रोसेस क्या है, अब हम बॉडी लगा देंगे। ऐसा बॉडी लगाने के बाद कंप्रेसर का वायरिंग करेंगे। देखिए हमारे पास तो कंप्रेसर का वायर नहीं है, बट मेरे पास कंप्रेसर का जो एल शेप टाइप का जो वायर क्लिप होता है वो वाला हमारे पास वायर है। इशू को हम जा रहे हैं लगाने के लिए। टर्मिनल इसका डैमेज है तो मैं थोड़ा सा छोटा बड़ा काटूंगा, ठीक है। ये हमने वायर को कनेक्ट कर लिया, जो एल शेप में हमारा एल क्लिप है, और ये कंप्रेसर पे जाएगा। और चलिए हम, हालांकि ये दो सेम कलर है, ये डिफरेंट कलर है, बट यहाँ का जो कंप्रेसर का जो वायर कलर है ये मतलब कैपेसिटर के पास भी जा रहा है, यानी येलो, ब्राउन और हमारा रेड कलर का। तो हम इसी कलर कोड से हम इसकी भी वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम कंप्रेसर को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे वहाँ पर कैसे वायरिंग करेंगे। कंप्रेसर का वायरिंग बहुत आसान है। जब नया कंप्रेसर लेते हैं तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, Forget the way you look me in the eyes. इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में और ये कॉमन है, ठीक है। जैसे हम इसको इसमें लगाएंगे तो हमको पॉइंट भी वही बताएगा कि इसमें स्टार्टिंग कौन सा, रनिंग कौन सा है और कॉमन कौन सा है। तो हम इसको देखिए, ये जो होल है इस वाला इसमें जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम रबड़ को हम ऐसे पहना देते हैं इसमें, ठीक है। रबड़ को जब हम पहनाएंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि इस रबड़ पर लिखा हुआ ही हमारा ये टर्मिनल का नाम है, ठीक है। इधर सी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये कॉमन है। इधर आर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इधर रनिंग है। इधर यस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है यहाँ पे टर्मिनल की पहचान करना। अब रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग आपको पता ही है कि कैसा होता है। कॉमन हमेशा सीधे फेस में जाता है, स्टार्टिंग हमारा सीधे कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे जाता है, और रनिंग हमारा कैपेसिटर के फेस वाला पॉइंट पे जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम वायरिंग करते हैं, देखते हैं। अभी देखिए कंप्रेसर का टर्मिनल मैंने लगा दिया है। टर्मिनल के देखिए यहाँ पे जो रेड वाला वायर है ये कॉमन है, मतलब यहाँ से सीधे एक फेस आ रहा है। तो फेस का मतलब हमेशा ये कॉमन पे जाएगा। ये वाला है कॉमन, ये कॉमन चला गया हमारा, ये कॉमन वाला पॉइंट है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग हमेशा कैपेसिटर का हरम पे जाता है। जो अगर 3 पॉइंट वाला कैपेसिटर होता है तो उसका हरम वाला जो लाइन है वो हमेशा कैपेसिटर के स्टार्टिंग कंप्रेसर के स्टार्टिंग में जाता है। तो ये कंप्रेसर का ये 3 वायर है, इसमें से जो रेड वाला वायर है ये देख सकते हैं, ये हरम पे लगा हुआ, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा स्टार्टिंग पे। येलो वाला कौन सा वायर है देख सकते हैं यहाँ पे, ये येलो वाला वायर है, और ये चला गया यहाँ पे स्टार्टिंग पे। ये रनिंग है। रनिंग का मतलब ये है कैपेसिटर के सी पे जाएगा। और ये रनिंग कौन सा है हमारा, ब्राउन कलर का है। और इसमें से देख सकते हैं हम ब्राउन कौन सा है, ये ब्राउन कहाँ जा रहा है, ये
कैपेसिटर के सी पे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्रेसर का वायरिंग कंप्लीट हो गया। हाँ, इतना ध्यान है कि जब कंप्रेसर का वायर है तो बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो जैसे जितना जुगाड़ू काम हुआ यहाँ इसमें क्या होता है, यहाँ स्पार्क होने या हीट होने या तार जल जाने के फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से हम इसको ऐसे जब ये लगाएंगे तो इसको प्रॉपर तरीके से हम इस तरीके से हैंग कर देंगे, ठीक है। मतलब इसको टाई से बांध देंगे ताकि वो कंप्रेसर के किसी भी कॉपर पाइप या बॉडी में टच ना हो, जैसे ओवर हीट होने के बाद स्पार्क करे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें यार, नया कंप्रेसर वायर होने में इतना फ़ायदा है, ठीक है। तो अभी चलिए उसको कर लेते हैं। और ये मैं ये रिवर्सिंग वाल का हमारा क्या नाम है, कॉयल है, तो इसको भी हम इस पर टाइट कर देंगे, ठीक है। और ये ऐसा टाइट होता है, इधर से हम नट टाइट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बॉडी इसको फुल टाइट करते हैं, तब तक हमारा वैक्यूम हो जाएगा, उसके बाद हमारा गैस चार्ज करने का प्रोसेस शुरू होगा। कंप्लीट हो चुका है, वैक्यूम माइनस में चला गया। मैं क्या करूँगा कि लो साइड से क्लोज कर दूँगा। जैसे लो साइड से क्लोज करूँगा हमारा ये पूरा लाइन बंद हो जाएगा और ये भी हमारा पूरा बंद है, ठीक है। मैं वैक्यूम मशीन को बंद कर दूँगा। वैक्यूम मशीन को बंद करने के बाद फिर मैं ये जो येलो वाला लाइन है गैस में लगा दूँगा। ये जो हमारा R22 का गैस है, इसमें लगा के इसको थोड़ा सा मैं लिक्विड सॉरी वेपर फॉर्म में खोल के ये येलो वाला को थोड़ा सा खोल के रिलीज करूँगा। थोड़ा सा गैस रिलीज करूँगा, उसके बाद सिलेंडर को थोड़ा सा झुका देंगे ताकि लिक्विड फॉर्म में जाए। अब देखिए बंद पीरियड में कम से कम मैं 100 के आसपास मैं गैस डालूंगा बंद पीरियड में, ठीक है। तो चलिए गैस जाने देते हैं। तो बंद पीरियड में हम 100 के आसपास गैस डाल देते हैं। सामने का कवर लगा के फिर मशीन चालू करेंगे, फिर धीरे धीरे गैस को हम चार्ज करेंगे। तो ये हमारा चार्जिंग का प्रोसेस है। मशीन जो है हमने पैक कर दिया, ये वाला मशीन है हमारा LG का ही है। तो मैं गैस लगा दिया हूँ और किलोमीटर लगा दिया हूँ। हमारा R22 का गैस सिलेंडर रेडी है चार्जिंग के लिए, ठीक है। मैं बंद पीरियड में कितना डाल दिया हूँ, हालांकि 100 डाला था, 100 से ऊपर चला गया, ठीक है। बट कोई बात नहीं, 140 के आसपास स्टैंडिंग प्रेशर हमारा रहना चाहिए बंद पीरियड में, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ मशीन को ऑन करने के लिए। मशीन जैसे जैसे ऑन होगा मैं यहाँ से खोल खोल के मतलब गैस को खोल के थोड़ा थोड़ा चार्ज करूँगा और 50 से 55 के आसपास होल्ड करूँगा। उसके बाद रीड करूँगा कि कितना एम्पियर लेता है और बैक प्रेशर हमारा क्या कंडीशन है और रिटर्न कितना है, कूलिंग कैसा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मैं रीड करूँगा। अभी मैं चल रहा हूँ मशीन को ऑन करने के लिए। साथियों अभी हमने सप्लाई को ऑन कर दिया है और सप्लाई ऑन करने के कुछ देर के बाद हमारा मशीन चालू हो जाएगा। कूलिंग मोड में हमने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ स्टार्ट होने तक। किलोमीटर को मैं ऑन कर दिया, गैस भी हमारा ओके है, तो मैं वेट कर रहा हूँ स्टार्ट होने तक का। अभी देखिए कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है, 8.6 के आसपास ले रहा है। प्रेशर हमारा कितना ड्रॉप हो गया देखिए, ड्रॉप होगा क्योंकि रनिंग पीरियड में और स्टैंडिंग प्रेशर में काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो 6 पॉइंट समथिंग चला गया। प्रेशर देख सकते हैं 10 के आसपास। तो मैं अभी गैस को इंक्रीज करूँगा, गैस इंक्रीज करता रहूँगा और एम्पियर को रीड करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं गैस को खोल देता हूँ। गैस को मैं धीरे धीरे चार्ज कर रहा हूँ, लिक्विड फॉर्म में चार्ज कर रहा हूँ। और गैस देख सकते हैं सिलेंडर को मैंने उल्टा कर रखा है, ठीक है। मैं हमेशा उल्टा करके डालता हूँ सिलेंडर को। बट क्या है कि गैस ज़्यादा हम ओपन नहीं करते हैं वाल से। ज़्यादा ओपन करेंगे तो क्या है कि गैस ज़्यादा ओवर चार्ज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है और कंप्रेसर जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है। तो मैं बहुत प्यार से गैस को लिक्विड फॉर्म में डालता हूँ, ठीक है। और एम्पियर हमारा शो कर रहा है कितना, 6.330 के आसपास। मैं इसको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँगा जूम करके, देख सकते हैं 6.4545 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं प्रेशर को भी रीड करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि प्रेशर के ही हिसाब से हम एम्पियर को होल्ड करूँ। 40 के आसपास हमारा पहुँच गया है प्रेशर, देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे देखेंगे तो आसानी से दिखेगा। अब 40 से ऊपर जा रहा है, तो मैं 50 जैसे आएगा होल्ड करूँगा, 50 होल्ड हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एम्पियर रीड करके छोड़ दूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको 50 तक करता हूँ, 50 या 55 के आसपास। उसके बाद देखता हूँ कि एम्पियर कितना तक इंक्रीज होता है, ठीक है। और उसके बाद का कूलिंग का परफॉर्मेंस कैसा होता है देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जब गैस चार्ज करते हैं तो गैस जब कंप्लीट नहीं होता है तो पाइपों पे आइस आना शुरू हो जाता है, देख सकते हैं। डिस्चार्ज लाइन पे हमारा आइस आना शुरू हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा गैस अभी पूरा चार्ज नहीं हुआ है, देख सकते हैं। जैसे पूरा गैस चार्ज हो जाएगा वो आइस मेल्ट हो जाएगा
और पाइप हमारा एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। वहाँ पे फिर हमारा आइस और पानी ड्रॉप हो जाएगा या वो मॉइस्चरिंग आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं फिर हमारा ये आइस ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि देखिए आइस कब ख़त्म हुआ, गैस हमारा जैसे 45 पे पहुँचा, आइस हमारा मेल्ट हो गया। ठीक है, सक्शन पर थोड़ा सा आइस है, देख सकते हैं सक्शन के चार्जिंग वाला लाइन की तरफ। तो ये भी आइस ख़त्म हो जाएगा जैसे 50 के आसपास पहुँचेगा। तो 50 के आसपास पहुँचने वाला है, देख सकते हैं हमारा 50 के आसपास पहुँच गया, लगभग 50 के आस पहुँच गया। और वो धीरे धीरे देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया, देख सकते हैं धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है वो। ठीक है, क्लियर। वो भी लगभग अब मेल्ट हो चुका है और ये 50 के आसपास हमारा प्रेशर पहुंच गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 55 पे होल्ड कर दे रहा हूँ। 50 से 55 पे 55 में लास्ट डालता हूँ बैक प्रेशर। उसके बाद एम्पियर रीड करूँगा, पाइप टेस्ट करूँगा, बस हमारा कंप्लीट हो जाएगा हमारा काम। देखिए हमारा गैस लगभग अब चार्ज हो चुका है और एम्पियर पहले दिखाने का प्रयास करूँगा। एम्पियर ले रहा है 8.3232 के आसपास ले रहा है। बैक प्रेशर हमारा कितना है फाइनली इसमें दिखाने का प्रयास करूँगा। 55 और 8.2 और 8.3 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल गैस का सर्कुलेशन ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हालांकि पुराना ही कैपेसिटर है, जिस कैपेसिटर पर हमारा कंप्रेसर जल गया था उसी वही कैपेसिटर, पुराना वाला ही कैपेसिटर है, मैंने नया नहीं चेंज किया। एम्पियर भी बहुत ठीक ले रहा है, प्रेशर भी हमारा ठीक है। और पाइप की हम रीडिंग चेक करने का प्रयास करेंगे। पाइप तो ऐसा लग रहा है बर्फ़ फेंक रहा है। ठीक है, मस्त कूलिंग कर रहा है। तो इस तरीके से एक डैमेज एयर कंडीशन में, स्प्लिट एयर कंडीशन में कंप्रेसर चेंज करने, नया गैस डालने, वैक्यूम करने और फ्लशिंग करने का जो भी हमारा इसमें काम है उसको किस तरीके से करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, एक हेल्प मिलेगा दूसरे टेक्नीशियन को। थैंक यू वेरी मच।